दोस्तों, दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। मजे की बात पता है क्या है कि किसी बिहार का अगर ये पुल होता तो उसे किसी थरथराने की जरूरत नहीं थी। बिहार के पुल की स्थिति तो ऐसी है कि कोई जोर से छींक भी मार दे तो उसके पुल में दरार आ जाती है। कोई टिप टिप बरसात गाना में कोई गा दे ना तो उसके दीवारों पे सीलन आ जाती है। हालत ये है कि बाकी शहर में लोग पुलों से नदी में कूदते हैं, लेकिन बिहार में पुल इतने ज्यादा डिप्रेशन में है कि वो खुद नदी में कूद के अपनी जान दे रहे हैं। हालत यह है कि पिछले 12 दिन की बारिश में अब तक कुल 17 पुल गिर चुके हैं। 3 जुलाई 5 पुल नदी में कूदकर अब तक सामूहिक आत्महत्या कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। भारत में पिछले 50 सालों में अब तक 2500 पुल गिर चुके हैं। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से अब तक 2012 से 21 के बीच टोटल 213 पुल शहीद हो चुके हैं। मतलब हर साल 20 पुल, मतलब हर 15 दिन में एक पुल घुटने खराब होने से गिर जाते हैं। और हैरानी की बात पता है क्या है? ऐसा रोज कहीं ना कहीं कुछ हादसा हो रहा है। कहीं कुछ पुल गिर जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ एयरपोर्ट की छत नीचे गिर जा रही है, कहीं किसी बाबा के सत्संग में 100-150 लोग मारे जाते हैं। मगर ऐसे किसी भी मामले में एक भी आदमी को जेल की सजा नहीं हुई। गुजरात में ही अब तक पिछले साल बना मोरवी नदी का पुल टूट गया। उस एक्सीडेंट में 140 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर उसके मुख्य आरोपी को इस साल जमानत भी मिल गई। इसी तरह बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ के बजट पे बन रहा एक पुल, वो भी गिर गई। उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था? किसकी गलती थी? किसको सजा हुई? क्या आपको पता है? हेलो, जिस बाबा के सत्संग में अब तक इतने जाने गई हैं, क्या आपको हैरानी नहीं होती? किसी ने तो अब तक कोई सवाल पूछा होता, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा अब तक। पुणे में पॉस गाड़ी के एक्सीडेंट में 2 यंग इंजीनियर मारे गए। एक्सीडेंट के बाद इस पर काफी हल्ला मचा। नाबालिग बच्चे को बचाने के लिए उसके खून का झूठा सैंपल दिया गया। लड़के के फैमिली मेंबर्स ने उन लोगों को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, मगर क्या हुआ? कोर्ट ने लड़के को ये बोलकर जमानत दे दी कि बच्चा ही तो है। फिर उसके फैमिली मेंबर्स को भी एक एक करके जमानत मिल गई। दोस्तों, हो सकता है कि ये सारे इंसिडेंट्स आपको अलग अलग लगे, लेकिन इस सब में कॉमन बात कुछ न कुछ तो है। जो चीजें आम लोग से जुड़ी हैं उसकी परवाह किसी को नहीं है। नेताजी के गुजरते हुए रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए, उनके लिए ट्रैफिक रुकवा दी जाती है। जिन पुलों से लाखों लोगों को जाना होता है, उसे कौन बनवा रहा है? कैसे टूट रहे हैं? किसने बनाया? क्यों बनाया? किस तरह से बनाया? इसका किसी को परवाह नहीं है जी। लेकिन जहाँ रसूखदार लोगों की बात आती है, सारे कायदे बदल जाते हैं। वहाँ पूरे का पूरा सिस्टम ताकतवर आदमी के सामने जी हजूरी बोलता रहता है, झुकता जाता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इस दब्बू सिस्टम के पोल खोलेंगे, कैसे आपका और हमारा इतने सालों से काटा जा रहा है और पता नहीं कब तक और कटेगा। हेलो, वीडियो पूरी देखिएगा। पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसे सब तक पहुंचना चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। तो नेताजी शुरू करें। तो करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फन एक्सप्रेस 24/7। और दोस्तों, वापस लौटते हैं अपने मेन टॉपिक। पहले बात क्रिकेट की करते हैं। अभी क्रिकेट इस टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है वो आप बात सुनकर समझेंगे। अभी हाल ही में हमारी टीम ने वर्ल्ड कप जीता, जिसके इस बात को हिंदुस्तान में सभी को खुशी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने पर इंडिया को 20 करोड़ मिले। इसके बाद जब टीम बंबई आई तो बीसीसी ने भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए दिए। मगर क्या आपको पता है, इसके बाद कहानी यही नहीं रुकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय टीम में शामिल 4 प्लेयर्स रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, जायसवाल जी को 11 करोड़ रुपए दिए। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि भाई, आम आदमी की बात करते करते आप यहाँ कहाँ चले आए? क्रिकेट टीम को मिलने वाली सब चीजें कहाँ लेके चले आए आप? इसका हमसे क्या कनेक्शन है, तो बताएंगे आपको। शुरू करें नेताजी। तो करो ना भाई। इस पर मैं इतना ही कहूंगा, दोस्त की कनेक्शन है और मजबूत कनेक्शन है। सुनते रहिए हमारे सिस्टम की सोच का। आपको वही समझाता हूँ। ये हमारे क्रिकेटर्स पहले से करोड़पति हैं। दुनिया में किसी भी देश के क्रिकेटर उतने नहीं कमाते जितने की हम कमाते हैं। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उसे आईसीसी से भी अच्छा खासा रकम मिलती है, फिर उसे बीसीसीआई भी 1.25 करोड़ रुपए देती है। मगर किसी स्टेज के सरकार को लगता है कि चारों तरफ खिलाड़ियों की जय जयकार हो रही है, क्यों ना हम भी इस माहौल में अपना हाथ धो लें। मैं कहता हूँ, आप खिलाड़ियों का सम्मान कीजिए, उनको विधानसभा में सम्मानित कीजिए, उनको संसद में सम्मानित कीजिए, जहां करना वहां करिए। मगर भगवान के लिए हिंदुस्तान जैसे देश में सरकारें जहां पर आमदनी का रोना रोती है, जहां इतने जरूरतमंद है, वहां तो कम से कम कौन सा पैसा कहाँ लगाना है। रोहित सूर्या वैसे भी इतना पैसा कमा चुके हैं कि उनको 2-4 करोड़ रुपए और दे दोगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर क्या इसी महाराष्ट्र में ऐसे लाखों करोड़ों युवा नहीं है जिन्हें वो पैसे की आवश्यकता है?
और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं अपना कारोबार, काम धाम कुछ भी करके। उन्हें लगता है कि उन्हें टीआरपी कहाँ से मिलेगी। आज क्रिकेट खिलाड़ी चर्चा में है तो चलो जुड़ जाओ उनके साथ, उनके ऊपर पैसा लुटा दो तो जनता खुश हो जाएगी। मगर इन्हीं सरकारों को जनता के लिए कोई पुल बनवाना होता है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आम आदमी को इंसाफ दिलवाना होता है तो नहीं दिलवा पाते, क्योंकि उन मामलों में वैसी टीआरपी नहीं मिलेगी। आप खुद सोचिए कि आज तक इतने पुल हमारे देश में गिरे हैं, किसी ठेकेदार को सजा क्यों नहीं हुई? वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो पुल वो बनाता है उसमें खाए हुए हिस्से में से कुछ नेता के भी पास चले जाते हैं। अब जो नेता, जो सिस्टम ठेकेदार से ही पैसे खा के बैठा है, उस सिस्टम से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ठेकेदार अच्छा पुल का निर्माण करे और नेता उन्हें सजा दिलवाएगा? या अगर कहीं कुछ पकड़े जाते हैं, अगल बगल झांक के कुछ कहीं पकड़े जाते हैं या जबरदस्ती पब्लिक दबाव से कुछ पकड़े जाते हैं, तो कोई छोटे मोटे 8-10 इंजीनियर को सजा दे दी जाती है। या तो किसी छोटे मोटे इंजीनियर के सर पे ठिकरा फोड़ करके ये जान छुड़ा लिया जाता है कि भैया बारिश ज्यादा हो गई थी, बाढ़ ज्यादा हो गया था, अचानक से बाढ़ आ गया था। कोई ये नहीं सोचता कि जिस कस्बों शहर से ये सब पुल टूटते हैं, जहाँ से देश की हमारी जनता गुजरती है, उस बेचारी जनता का क्या होगा? किसी को जी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिहार में 10 दिन में 17 पुल टूटे। बिहार में नीतीश बाबू ये बोल के अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव मंत्री थे तो ये सारे पुल उनके शासनकाल में बने थे, और तेजस्वी यादव अपने ओर से चीटा कसी करके पॉलिटिकल स्कोर बटोरने में लगे। हाथरस हादसे में 125 लोग मारे जाते हैं, मगर हादसे के इतने वक्त बाद भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी से कुछ सवाल तो पूछे या बाबा को गिरफ्तार तो करे। हादसे के इतने दिन बाद भी दाएं बाएं की बात करके जान अपने लोग छुड़ाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है किसी की साजिश थी, कभी कहा जा रहा है ज्यादा भीड़ आ गई थी। अब पता चला कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद गाड़ियों का काफिला वहां से गुजरा, उनके भक्त उनकी गाड़ियों से उड़ी धूल इकट्ठा करने के लिए दौड़े। बाबा की टीम ने उन भक्तों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसी कोशिश में भगदड़ मच गई और उनकी जानें चली गई। मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी वजह क्यों न रहे, लेकिन जिस बाबा के सत्संग में क्या उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? लोग ज्यादा आए तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया, और अगर ज्यादा आ गए तो उन्हें लौटाया क्यों नहीं गया? क्या पुलिस स्टेशन की इसकी जानकारी दी गई कि इतना बड़ा कार्यक्रम में इतने लोग आने वाले हैं? कितने सवाल, मगर ऐसा लग रहा है इतने दिन बाद भी कि 125 लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। शुरू में कुछ पार्टियों के नेताओं ने बाबा के ऊपर खिलाफ कुछ बोला था, लेकिन बाद में पता चला कि उनके सीनियर नेता पहले काफी तारीफ कर चुके हैं उनकी, तो वो लोग भी चुप हो गए। इसी तरह जून के आखिरी में बैक टू बैक 3 एयरपोर्ट्स में एक्सीडेंट हुए। 27 जून को जबलपुर एयरपोर्ट में कैनोपी गिर जाती है। अगले ही दिन दिल्ली के एयरपोर्ट में ऐसी ही गाड़ी के ऊपर एक कैनोपी गिर जाती है, जिस पर ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। हादसे में ड्राइवर वहीं मारा जाता है और 29 जून को राजकोट एयरपोर्ट के बाहर भी कैनोपी गिर जाती। इसी तरह एक बड़ा हादसा मुंबई में भी हुआ था, जहां बारिश के आंधी तूफान में बहुत बड़ा एक होर्डिंग लोगों के ऊपर गिर जाती। उस एक्सीडेंट में 16 लोग मारे जाते हैं। पता चलता है कि इतनी बड़ी होर्डिंग बिना बीएमसी की परमिशन के लगाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि उस होर्डिंग को लगाने के लिए बीएमसी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। क्यों नेताजी, ठीक बोला ना? लेकिन जिस कंपनी की होर्डिंग थी वो लगातार ये क्लेम कर रही थी कि इंडिया की सबसे बड़ी होर्डिंग, उसने लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में अपना नाम तक दर्ज करा रखा है। मतलब इनलीगल एक्टिवेशन करके लिम्का बुक में नाम रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, और बीएमसी की उसकी भनक भी नहीं है। उसे होश तब आता है जब 16 लोग मारे जाते हैं। बीएमसी ने कहा कि जो होर्डिंग गिरी है वो नॉर्मल साइज से 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। मगर सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी होर्डिंग लगी थी तो आप ही के लोग वहां से गुजरते थे, तब किसी ने नहीं सोचा कि ये इतनी बड़ी होर्डिंग यहाँ किसने लगाया है? और यही लोग हैं, इनके खिलाफ कोई बयानबाजी कर दे तो रातों रात इन्हें पता चल जाता है और उनके घरों को बुलडोजर से या घर का कौन सा सज्जा अनलीगल बना हुआ है उसे तोड़ दिया जाता है। क्या पूरी दुनिया में इससे ज्यादा बेशर्मी की मिसाल हो सकती है? आप ही बताइए। जहाँ आम आदमी की औकात गाजर मूली से भी कम है। माफी चाहूंगा अगर आपको लगे कि मैं नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, मगर ये देखकर दुख होता है। मगर इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं। एक विधायक मंत्री बनता है, एक सांसद मंत्री बनता है तो करोड़ों रुपए लगाकर उनके घर का मेकओवर कर दिया जाता है। उनके आगे गाड़ियों का काफिला रहता है जी। इतनी सुविधाएं मिलती है कि राजा महाराजा भी फेल हैं। मगर दिल्ली में पूरी गर्मी भर में पानी की किल्लत रही। आम आदमी रोता रहा कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी दिला दो, पानी दिला दो। मगर सारी पार्टियां आपस में सिर्फ उड़ती रही। पानी जैसी चीज के लिए लोग रात रात भर जाग रहे हैं। सुबह 6 बजे से 5 बजे से लाइन लगा रहे हैं। पूरा परिवार लाइनों में लगकर टैंकर आने के इंतजार करके पानी भर रहा है। और ये हाल किसी और शहर का नहीं है, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली का हाल है। और स्टूडेंट का क्या हाल है उसकी तो क्या ही बात करें। कई साल हो गए लेकिन पेपर लीक रुक ही नहीं रहे। लेकिन इसकी वजह क्या है? आपने सुना होगा, जहाँ अवैध तरीके से रेत खनन होती है और अगर गलती से वहाँ पुलिस वाला चला जाए तो माफिया लोग उस पर भी गाड़ी चला देते हैं। नीट एग्जाम से पहले बिहार में किसी चौरसिया का नाम लेकर कह रहा था कि जेल के अंदर से पर्चा लीक हुआ। जानते हैं सब का मतलब क्या है? इन सब का एक ही मतलब है, चाहे पेपर लीक हो, अवैध खनन हो या कोई भी गैर कानूनी मामला, जब पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जब स्टेटस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है,
तो एक लेवल के बाद से ये चीजें नेता भी नहीं रोक पाते। ये सारे काम बिना राजनीति के सह के हो नहीं सकते, लेकिन बाद में जब उसमें इतना पैसा आ जाता है, किसी के लिए भी उसे रोक पाना पॉसिबल नहीं है। आप देश के किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, जहाँ नदी वहां चले जाइए, आपको वहां दिन दहाड़े अवैध खनन दिखाई पड़ जाएगा। रोकने वाला कोई नहीं है जी। क्यों? क्योंकि पुलिस से लेकर नेताओं तक, वन विभाग तक सब मिले हुए हैं, सबका हिस्सा बटा हुआ है, इसलिए कोई रोकने वाला नहीं है। इन सब के बीच आम आदमी एक दर्शक की तरह बन के ये सारी तमाशा देखता रहता है और तमाशा खुद भी बन जाता है। ठीक वैसी जैसे आपकी टीम बुरा खेल रही है, आपकी टीम की हालत पर आप रोना रो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि मैच तो फिक्स है। इस फिक्स मैच में पुल बनाने वाले ठेकेदार भी मिला हुआ है, उसे ठेका देने वाले राजनीति भी फिक्स है। ये एक ऐसा फिक्स मैच है जिसमें किसी अरबपति का नशेड़ी बेटा टीम में है, उसे सजा दिलाने वाला पुलिस और जुडिशियल सिस्टम भी उसी टीम की जर्सी पहने हुई है। आप ये सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि आपकी टीम आखिर जीत क्यों नहीं रही है, मगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप फिक्स्ड मैच देख रहे हैं, जो पहले से ही सारा कुछ फिक्स है। एक ऐसा फिक्स मैच जिस पर दांव पर आपका अपना इमोशंस लगा हुआ है, जिसमें खेल कोई और रहा है मगर खेला आपकी भावनाओं से जा रहा है। इसलिए पेपर लीक से लेकर पुल गिरने तक खबरें आप देखते रहेंगे। फ्रॉड बाबा ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, अपने किए पर बिना शर्मिंदा हुए यूं ही गाड़ी दबा के चले जाएंगे। वोट के लिए उन्हीं बाबाओं के चरणों में वंदना करने के लिए दुनिया भर के नेता पहुंच जाते हैं और हमारी राजनीतिक कार्रवाई का दिखावा करती रह जाएगी, मगर होगा कुछ, क्योंकि यहाँ सब मिले हुए हैं। ये एक फिक्स मैच है। घंटा कुछ नहीं होता किसी को। अरे छोड़िए जी, जिसमें हारे जीते चाहे कोई भी, लेकिन आपकी बदनसीबी फिक्स है। और आपको क्या लगता है इस फिक्स मैच को अनफिक्स किया जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि हमारे हुक्मरान नेता लोग आम आदमी की जिंदगी को लेकर के भी सीरियस हो? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।